नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के.एम. गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेके जाना चाहता हूं जो आपके करियर की उलझन को समाप्त कर सकता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि ग्रेजुएशन तो वो फ्लो में कर लेते हैं, पर उसके बाद उन्हें करियर बनाना पड़ता है तो वो किस क्षेत्र में बनाएं। इस ऑप्शन का, इस विकल्प का हमारे देश में बहुत अभाव है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर स्टूडेंट काउंसलिंग की परंपरा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में आफ्टर 10th क्लास स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है और उन्हीं के हिसाब से वो अपना प्रोफेशन चुनते हैं। प्रोफेशन वो कुछ भी हो सकता है, वो डांसिंग को भी अपना करियर बना सकते हैं, हॉर्स राइडिंग को भी अपना करियर बना सकते हैं। हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही करियर होता है कि भाई पढ़ो और फिर नौकरी की ओर आगे बढ़ जाओ। अब क्या करें, जहाँ रहते हैं हमें उसके हिसाब से ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो जो बात आज मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, ये वीडियो वास्तविक रूप से आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। आपके मन में कोई भी डाउट चल रहे होंगे अपने करियर को लेके, और ये सबकी ज़रूरत है। ये वीडियो कॉमन फॉर ऑल है, यानी वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन में आए हैं, 12th पास किया है या ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकलेंगे, एक खुले वातावरण में आएंगे, उनको एहसास होगा कि अब हमारे पास बेरोजगारी का एक टैग लगा हुआ है, हमारे साथ अनएम्प्लॉयड पर्सन का एक टैग लगा हुआ है, जिसे हमें जल्दी से जल्दी हटाना है। तो कौन कौन से ऐसे करियर विकल्प हैं जो एक युवा के लिए सुटेबल हो सकते हैं आज के समय में, वो मैं कुछ वीडियोस के माध्यम से आपके सामने डिलीवर करूंगा। ये एक श्रृंखला होगी जिसकी शुरुआत मैं आज के वीडियो से कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस सफ़र पर आगे चलें, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ डिलीवर करते हैं टाइम टू टाइम आप तक भी पहुँच जाए, इसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके परिवार में तो क्या, आपके आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए काम आ सकती है। तो इसे मैक्सिमाइज रूप से शेयर करिए, जिससे कि हम इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य में सफल हो जाएं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि हम जो ग्रेजुएशन करते हैं वो हमने कितना अपनी चॉइस से किया है। देखिए, जब हम अध्ययन की बात करें, जब हमारा समय था अध्ययन का, तो आफ्टर 12th बहुत कम ऑप्शन हुआ करते थे। 3 ही ऑप्शन होते थे, बीए, बीकॉम या बीएससी कर लें और उसके बाद फिर आगे की सोचें क्या करना है या क्या नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट को तो कुछ पता ही नहीं होता था कि हमें कुछ करना भी है, इसके बाद देख लेंगे बाद में जो होगा। चूँकि अब मल्टीपल ऑप्शन 12th के बाद से स्टूडेंट को मिलने लग गए, जैसे बीबीए हुआ, बीसीए हुए, बी फार्मा हैं, बहुत सारी डिग्री हैं जो आज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट अपने मल्टीपल चॉइस डायमेंशन के हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। देखिए, करियर का जो पहला पड़ाव आता है वो आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल एजुकेशन। 12th के बाद साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास तो सबसे जो जटिल समस्या होती है वही होती है कि 12th के बाद क्या करें, क्योंकि 12th में जिसने साइंस पढ़ी है, पीसीबी पढ़ा हो या पीसीएम ग्रुप पढ़ा हो, सबसे पहला उसका आकर्षण आईआईटी, एनआईटीज़, रीजनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर जिसने बायोलॉजी वाला ग्रुप पढ़ा है वो मेडिकल को लेके चिंतित रहता है। तो उनका पहला एफर्ट इसी चीज़ को लेके होता है कि हम इस क्षेत्र में जाएं। मान लीजिए कुछ साल तैयारी करने के बाद भी वो इस क्षेत्र में नहीं जा पाते, तो मजबूरन उनको नॉर्मल ग्रेजुएशन की ओर आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, ग्रेजुएशन आज हम किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हैं। एक दुखद बात ये भी है कि किसी समय पे जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हुआ करती थी, जैसे इंजीनियरिंग का है, मेडिकल है, इनको माना जाता था कि आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आप कोई भी जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पर आज के समय में इन डिग्रीज़ की वैल्यू ज़्यादातर ऐसे हो गई है जैसे कोई क्वालिफाइंग डिग्री है। इनको करने के बाद भी स्टूडेंट को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसे कोई ना कोई कंपटीशन पास करना पड़ेगा, डिग्री उसकी कोई मदद नहीं करेगी। तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं या एक सेटिस्फैक्ट्री गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ का यूथ नॉलेजफुल है, उसके पास डिग्री भी है, पर उसके पास स्किल नहीं है। आज हमारे देश में धड़ाधड़ हर साल कई स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम में होते हैं। उनमें स्किलफुल स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
आप खुद सोचिए, कई बार स्टूडेंट प्राइवेट रूप से कोई एग्ज़ाम दे रहा है, बीए का, बीकॉम का या बीएससी का, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, उसने कॉलेज वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं किया, कुछ दिन की पढ़ाई करने के बाद वो एक डिग्री अर्जित कर लेता है। तो ऐसे में अब उसके सामने ये समस्या होती है कि कंपटीशन में अपने आप को प्रूव कैसे करें, क्योंकि कंपटीशन तो एक तपस्या है जिसमें खरा उतरना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के सामने ग्रेजुएशन करने तक तो कोई जटिल समस्या नहीं होती। कोई अगर घर वालों से पूछता है कि भाई क्या कर रहा है बच्चा, तो कह देते हैं कि साहब पढ़ाई कर रहा है, पर उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है सामने कि अब क्या कर रहा है, तो उसका जवाब देना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस खुलते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही खुलते हैं, क्योंकि एक क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होती है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम्स की ओर चले जाते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट में कई तरीके की सर्विसेज होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। कुछ स्टूडेंट बीएड कर लेते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं। कुछ पुलिस से जुड़ी हुई भर्तियाँ होती हैं, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भर्तियाँ होती हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं। तो इनको अभी हम एक साइड में रख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे लिए जाने वाले एग्ज़ाम्स की, जिनमें एक बेहतर करियर बनाने का किसी भी युवा को अवसर मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मास लेवल पे जो सबसे बड़े रिक्रूटमेंट करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूपीएससी एंड एसएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी विभाग हैं, उनमें ए ग्रेड के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट हर साल यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एग्ज़ाम्स की परीक्षाएं भी होती हैं हर साल, जिनके माध्यम से यूपीएससी ए ग्रेड ऑफिसर्स के लिए भर्ती करती है। वहीं जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो इन्हीं विभागों में जो केंद्र सरकार के होते हैं बी और सी ग्रेड के पोस्ट के लिए भर्ती करते हैं, और ये भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती हैं। अब चूंकि इनमें ऑल इंडिया लेवल पे ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो हर राज्य के बच्चे अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से इन परीक्षाओं में बैठते हैं, ये सोच के कि हम अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो थे दो बड़े एग्ज़ाम की बात की मैंने, यूपीएससी और एसएससी। इसके अलावा जो केंद्र स्तर पे भर्तियाँ आती हैं वो हैं बैंकिंग की भर्तियाँ, बैंकिंग सेक्टर की भर्तियाँ। तो बैंकिंग सेक्टर में भर्तियाँ कराने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बॉम्बे में सिचुएटेड है, दैट इज आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब से ये संगठन बैंकों की परीक्षाएं आयोजित कराता है। सन 2000 तक हर स्टेट में लगभग एक बीएसआरबी हुआ करता था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो उस राज्य के अंदर स्थित सभी बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट करता था आईबीपीएस के माध्यम से। पर 2000 में वो सारे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड डिसॉल्व कर दी गए तत्कालीन वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद फिर डायरेक्टली बैंकों को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप अपनी वैकेंसीज़ के हिसाब से बैंकों में भर्ती करिए। इसके बाद 2010 तक यही ढर्रा चलता रहा। 2011 से आईबीपीएस ने बैंकिंग रिक्रूटमेंट की सारी जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली। राइट नाउ हर साल क्लैरिकल, पीओ, आरआरबी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिनकी परीक्षाएं आईबीपीएस लेता है, और ये आखिरी चरण तक लेता है। जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसमें रिटन एग्ज़ाम ही होता है, तो वो फाइनल लिस्ट बना के बैंक को सौंप देता है कि भाई ये कैंडिडेट आपकी बैंक में सेलेक्ट हुए हैं। जहाँ बात करें हम आरआरबी पीओ की, मैनेजमेंट ट्रेनीज आईबीपीएस पीओ की या स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, तो इनमें रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी आईबीपीएस ही लेता है और एक फाइनल लिस्ट बना के बैंकों को सौंप देता है कि भाई ये आपकी बैंक में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं। हर बैंक हर साल अपनी रिक्तियाँ, वैकेंसीज़ आईबीपीएस को सूचित करता है। उसी के आधार पे आईबीपीएस वैकेंसीज़ क्रिएट करके एग्ज़ाम आयोजित कराता है। और ये एग्ज़ाम जनरली दो स्तर पे होते हैं, प्री और मेन लेवल पे, क्लरिकल के लिए भी और पीओ के लिए भी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी ऐसा ही होता है। इसमें एसएससी और यूपीएससी की बात की, वहाँ भी ऐसा होता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो हर साल अपनी वैकेंसीज़ रिपोर्ट करते हैं एसएससी और यूपीएससी को, और फिर वो उसी के हिसाब से वैकेंसीज़ क्रिएट करके परीक्षाएं कराते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मल जो ग्रेजुएट होते हैं, जैसे मैंने कहा बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखा है जिन लोगों ने,
या तो मुख्य धारा की बात करूँ, अब तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी बहुत सारे निकलते हैं, उनके लिए भी टेक्निकल जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन तक बहुत सारी नदियाँ अलग अलग बह रही होती हैं, पर ग्रेजुएशन करने के बाद वो सारी नदियाँ एक समुद्र में मिलने का प्रयास करती हैं। मौका उसी को मिलता है जिसके पास टेक्निक्स होती हैं, प्लानिंग होती है, जो कंपटीशन के एक एक पहलू से क्या होता है, परिचित होता है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, हल्की सोच रखते हैं। वो सोचते हैं कि इतने बड़े एग्ज़ाम हम कैसे पास कर पाएंगे, बैंक का एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है, एसएससी का बहुत कठिन है, यूपीएससी बहुत कठिन है। देखिए, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के, अब कुछ दिनों में हमारे स्टेट के अंदर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 1 सितंबर से उन्हें खोलने का प्रपोजल है, जिसमें हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं हर एग्ज़ाम्स के बारे में। इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मैं पिछले 18-19 सालों से स्टूडेंट के लिए ले रहा हूँ, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में हज़ारों स्टूडेंट इन क्लासों के माध्यम से सेलेक्टेड हुए हैं। तो उसी अनुभव से हम आपके सामने ये चीज़ रख रहे हैं कि आपको सिर्फ एक करियर विकल्प चुनना चाहिए अपने लिए, और उसमें ही अपने सारे प्रयास करने चाहिए। अब वो करियर विकल्प, आज तो मैंने मोटे रूप में आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए, जैसे एसएससी बताया, बैंक बताया, यूपीएससी बताया। अगले वीडियो में ये श्रृंखला लंबी चलेगी, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बैंक के लिए अलग अलग से हम ये वीडियो में श्रृंखला लेके आएंगे आपके सामने, जिससे आपका कोई भी टारगेट हो, आप उस टारगेट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकें। तो ये आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हम अपने करियर ऑप्शंस चुनने का एक डिसाइड या अपने मन में एक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने के लिए मेरी नेक्स्ट सीरीज़ जो आएंगी इस श्रृंखला की, उनसे आपको मदद मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत सारे ऑप्शंस करियर के मैं आपके सामने रखूँगा, जिनसे आप अपनी क्षमता के हिसाब से उचित करियर बना सकें। तो दोस्तों, यहीं पे आज हम ये वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।